जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे क्या होता है ये। अब एक एक मतलब क्या होता है। कार्डियो मतलब क्या होता है, हार्ट। ठीक है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। ठीक है। रिससिटेशन का मतलब क्या होता है, रिकवर। ठीक है। अगर लंग्स में और हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम लोग क्या है उसको रिकवर करते हैं थ्रू सीपीआर। ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसकी फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो में मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स और रिससिटेशन का मतलब उसको रिकवर करना। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होती है, ये लाइफ सेविंग टेक्निक होती है। ठीक है। जो यूजफुल होती है इमरजेंसीज में, जिस इंक्लूडिंग मोस्टली किस चीज में यूज होती है, जिसको किसी को हार्ट अटैक हो गया हो या फिर क्या कोई डूब रहा हो। ठीक है, डूब हो गया, डूब गया पेशेंट, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, तब हम ये यूज करते हैं सीपीआर। और किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो या हार्ट बीट है वो स्टॉप हो चुकी हो, उस इस कंडीशंस में क्या हम लोग सीपीआर करते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। कार्डियो सीपीआर जो है एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया हो या फिर कोई पेशेंट ड्रॉनिंग मतलब डूब रहा हो या डूब चुका हो, उसको अनकॉन्शियस हो गया हो, या फिर जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो। ठीक है, ब्रीदिंग उसकी स्टॉप हो चुकी हो या फिर बहुत डीपली ले रहा हो। ठीक है, फिर या फिर क्या है उसकी हार्ट बीट क्या है बिल्कुल बंद हो चुकी है, उस कंडीशंस में हम लोग सीपीआर करते हैं ताकि हम हार्ट और पल्मोनरी को रिकवर कर सके। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का डेफिनेशन क्या है, ये बेसिक एक क्या लाइफ सपोर्ट टेक्निक है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन पहुंचाते हैं किसको, ब्रेन को और हार्ट को, ताकि वो अपना प्रॉपर क्या एक्टिविटी कर सके। हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना ब्लड को। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। और लंग्स का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना और उसको प्रॉपर पूरी बॉडीज में पहुंचाना। ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ हम लोग ये सीपीआर तब तक देते रहते हैं पेशेंट को जब तक क्या हार्ट अपना नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो करना स्टार्ट नहीं कर देता, और जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो अपना वेंटिलेटर का प्रोडक्ट। वेंटिलेटर क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, वो काम हम मेन क्या है तीन चीजें फॉलो करते हैं सीपीआर में, ए बी सी। ए का मतलब होता है एयरवे। ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और सी का मतलब है सर्कुलेशन। एयरवे का मतलब क्या हुआ, पेशेंट आपको रास्ते में मिला हुआ है, अनकॉन्शियस है, तो आप उसका मुंह खोल के ये देखोगे कि उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं, ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, मुंह में कुछ चला गया, उसका दांत ही चला गया टूट के, या फिर जिस चीज से एक्सीडेंट हुआ कोई पत्थर मुंह में चला गया, या फिर कोई तीखी नुकीली मुंह में चलेगी चीज। ठीक है, तो उसको क्या करना है हम लोगों ने, अपनी फिंगर के ऊपर कोई भी रुमाल वगैरह बांध के सी शेप में क्या है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, जो भी निकल गया हो, अगर हम सीधा अंदर घुसाएंगे तो वो अंदर चला जाएगा। तो सी शेप में क्या है उसको बाहर निकालना है, मतलब उसका जो एयरवे है वो क्लीन करना है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम लोग, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन आपने सुना होगा। ठीक है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके उसकी ब्रीदिंग को इंक्रीज करते हैं। सर्कुलेशन में क्या होता है, पंप कंप्रेशन देके, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका इंक्रीज करते हैं। ये एक लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है, इससे पेशेंट की लाइफ क्या बच सकती है और ये लाइफ सपोर्ट करता है। जब तक क्या हम लोगों ने ये प्रोसीजर क्या है तब तक करते रहना जब तक क्या है मेडिकल एडवाइजर या फिर क्या है इमरजेंसी जो भी होती है रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए। मतलब पेशेंट रास्ते में है, आपने उसको देखा, पेशेंट अनकॉन्शियस है, आपने सीपीआर देना शुरू कर दिया, टिल जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई या फिर कोई मेडिकल एड आपके पास नहीं आ गई। ठीक है, तब तक क्या आप लोग सीपीआर पेशेंट को देते रहोगे। हम क्यों देते हैं सीपीआर, जब क्या वेंट्रिकल डिफिब्रिलेटर हो जाए। ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, जो ऊपर से ब्रेन नेक वहां से क्या जितना ब्लड है वो यहाँ लेके आता है राइट एट्रियम में से, और इंफीरियर वेना कावा वो यहाँ से लेके आता है लोअर बॉडी में से जितने भी ब्लड होता है। अन, अ, ये जो ब्लड होता है जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से आता है, ये अनप्योर ब्लड होता है। ठीक है, ये यहाँ से क्या है यहाँ पर एंटर करता है थ्रू दिस वॉल्व। ठीक है, फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल से आता है।
ये वॉल्व का काम क्या है, जब यहाँ पर ब्लड फुल हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रेशर आता है तो नीचे को ब्लड जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है, ताकि ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू क्या है, ये लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। वहां से क्या है, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आता है, प्यूरिफाई होके वापस आता है, फिर उसके बाद में लेफ्ट एट्रियम में आएगा, मिट्रियल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर अयोटा वॉल्व्स के थ्रू, अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में प्योर होके जाएगा। ठीक है, तो ये हार्ट का काम है। और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो एक रिदम होती है हार्ट की, नॉर्मल रिदम होती है, जैसे ऐसे टिक 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 टिक। ठीक है, और जब किसी को प्रॉब्लम आती है, हार्ट अपना काम नहीं कर रहा है, तो वो जो रिदम होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल बहुत जल्दी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। एसिस्टोल का मतलब क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो है, जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी कि वेंट्रिकल्स जो है, ये राइट हो या लेफ्ट हो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, जिससे कि वैसा क्या है, ब्लड आगे को नहीं जा पा रहा। और आपको ये पता होगा कि हमारी जो होती है पल्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है पल्स की, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है यहाँ पर, वो कम हो रही है। आपको जब आपको अनाटॉमी करवाई जाएगी उसमें समझाया जाएगा कैसे कैसे होता है प्रोसेस। मैंने आपको ब्रीफ में क्या है समझा दिया कैसे काम करता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन में रेस्ट क्या होता है, टिल ना कोई डाउट है तो बताइए, यू हैविंग एनी डाउट? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है, हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। दिस में भी रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, किस काम से रेस्पिरेटरी अरेस्ट का मतलब रेस्पिरेशन एकदम पेशेंट को आनी बंद हो गई, किस कौन कौन से कारण है, ड्रॉनिंग, पेशेंट डूब रहा होगा, फिर रेस्पिरेशन में पानी चला जाएगा, फेफड़ों में पानी चला जाएगा, इसकी वजह से उसको बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। स्ट्रोक, एकदम से क्या है, पेशेंट को झटका लगा, जिसकी वजह से क्या है, जो रिदम थी रेस्पिरेशन की वो चेंज होगी, और क्या पेशेंट को एकदम से रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया। कोई फॉरेन बॉडी, जैसे कोई वैसे कोई चीज मोटी, ठीक है, वो मुंह में ले ली पेशेंट ने, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को रेस्पिरेशन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्मोक इनहेलेशन, कोई ऐसे जैसे हम लोग धुएं में जाते हैं कई बार, जैसे आग लग गई, ठीक है, आग लगने के बाद धुआं होता है, तो उस कंडीशन में हमें सांस नहीं आती है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो स्ट्रोक का काम करता है। ठीक है, स्ट्रोक का काम करता है, फिर धीरे धीरे क्या है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है पेशेंट को। फिर ड्रग ओवरडोज, ड्रग जब हम ओवरडोज करते हैं, जो भी ड्रग होती है उसका साइड इफेक्ट होता है, मोस्टली वो रेस्पिरेशन में जाता है। रेस्पिरेशन का काम क्या है, वो डिक्रीज कर देता है, सांस लेने का काम डिक्रीज आता है पेशेंट को, सेंस ऑर्गन जो होते हैं रेस्पिरेशन के वो डिक्रीज हो जाते हैं। अगर ड्रग्स ओवरडोज हो जाएगी तो क्या है, पेशेंट बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएगा और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। सफोकेशन, वही मैंने आपको बताया, जैसे आग लग गई और बंद कमरा है, कई बार हम ऐसे करते हैं कि हम लोग काफी दिनों से कोई कमरा बंद है, उसको हम ओपन करते हैं एकदम से, तो क्या होता है, हम लंबी लंबी सांस ले आते हैं, बोले यार कितनी घुटन है। ठीक है, तो वो क्या होता है, घुटन जो है वो है सफोकेशन, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सांस नहीं आ पाती, और हमें, अगर पेशेंट, स्पेशली अगर पेशेंट अस्थमेटिक है, ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। एक्सीडेंट और इंजरी, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और वो स्ट्रेट रेस्पिरेशन पे उसने अटैक किया है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ कार या बाइक का, और सीधा छाती पे जाके लगा है, रेस्पिरेशन को अटैक किया है उसने, तो क्या है, वहां पर भी रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस है। कोई इंजरी है या फिर कोमा में पेशेंट चला गया है, कोमा में क्या है, रेस्पिरेशन रेट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेडिसिन से होती है, उसको साइड इफेक्ट होता है, तो कोमा में क्या होगा कि एकदम से पेशेंट को क्या है, बिल्कुल भी होश नहीं रहेगा, कि उसको सेंस ऑर्गन उसके कोमा में काम करने बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, रेस्पिरेशन अरेस्ट पेशेंट होने के चांसेस होते हैं। तभी आपने देखा होगा जो पेशेंट कोमा में होते हैं उनको हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगाते हैं उनकी ऑक्सीजन लग देते हैं, ताकि क्या वो प्रॉपर ब्रीथ कर सके। नेक्स्ट है एपिग्लोटिक पैरालिसिस। एपिग्लोटिक होती है, जगह होती है, आपने इसोफिगस पढ़ा होगा,
ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एक बैरियर होता है, उसका हम बोलते हैं एपिग्लोसिस। एपिग्लोसिस का काम क्या होता है, एपिग्लाइटिस का काम क्या होता है कि ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करता है। जब हम लोग कुछ खा रहे होते हैं तो ये बंद कर देता है ट्रैकिया को, ताकि हमारा खाना जो है वो ट्रैकिया में ना जाए, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में चला जाए। अब एक एपिग्लोसाइटिस पैरालिसिस में क्या होगा कि ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो खाना कहाँ जाएगा, रेस्पिरेशन में, और पेशेंट को वहां पर क्या है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीआर, ठीक है, क्यों हम लोग करते हैं सीपीआर, ताकि हम लोग सर्कुलर और वेंटिलेशन को रिस्टोर कर सके। और जो है अनॉक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, ठीक है, उनके ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा, हर्ट, रेस्पिरेशन काम नहीं कर रही, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप 2 मिनट के लिए अपनी रेस्पिरेशन बंद करके देखोगे तो आपको दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा, ठीक है, आपको नहीं अभी दोबारा से मैं और नहीं बंद कर सकता अपनी सांस, आप दोबारा से सांस लेना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है प्लस जो टिश्यूज है उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को रिवर्सिबल करने के लिए हम लोग क्या है, सीपीआर सर्कुलेशन वगैरह देते हैं पेशेंट को। फिर ये सीपीआर का प्रोसीजर जो होता है ये हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करना है पेशेंट के साथ, ठीक है, और विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट, इसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये कुछ प्रोसेस है सीपीआर देने के, अप्रोच सेफली, चेक रिस्पॉन्स, शाउट फॉर हेल्प, ओपन एयरवे, चेक ब्रीदिंग, कॉल 108, 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग। इसको 1 बाय 1 में बड़ा समझाऊंगी। अप्रोच सेफली, जब आप किसी को देख रहे हो कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप क्या है पेशेंट के पास जाओगे बहुत ध्यान से, ये ना हो कि आप एकदम रश से जाओ, वहां पर कांच वांच बिखरा हो और वो आप खुद को भी चोट पहुंचा दो, प्लस आप एकदम भाग के गए हो और आपने क्या है पेशेंट को उठा लिया है, मे बी उसको कोई इंजरी हुई हो, कोई फ्रैक्चर हुआ हो, तो उससे और फ्रैक्चर हो सकता है। आप क्या पेशेंट को पहले ऑब्जर्व करोगे जहाँ जिस प्लेस में जाओगे, फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स देखोगे, ठीक है, पेशेंट का रिस्पॉन्स हम करेंगे कि ये नहीं कि जोर जोर से उसको शेक करना है, स्लोली स्लोली उसको शेक करना है और पेशेंट के से बात करने की कोशिश करनी है कि आप कौन हो, क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। पेशेंट अगर रिस्पॉन्स कर रहा है वेल एंड गुड, पेशेंट अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आप कंटिन्यूस उससे पूछते रहोगे ताकि वो आपको रिस्पॉन्स करे। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है पेशेंट आपको, आप हेल्प के लिए शाउट करोगे। फिर उसके बाद में जब तक, ठीक है, जब तक वो आप शाउट करो हेल्प ली है आपने, तो हम ये इस पार्ट का चिन्ह उसकी ऐसे ऊपर कर देते, ओपन द एयरवे, ठीक है। ये जो नेक वाला होगा ट्रैकिया वाला, ठीक है, ये ओपन मतलब और ब्रॉड हो जाएगा, जिससे क्या पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके मुंह में कुछ है फंसा हुआ तो आपने ये इंडेक्स फिंगर के ऊपर आप बांधोगे कोई भी क्लोथ, फिर ये सी मोशन में ऐसे करके क्या है उसको मुंह के द्वारा मुंह खोल के उसको, वो भी फ्रंट बॉडी उसके मुंह में है वो निकालोगे, ठीक है। और एयरवे को ऐसे इसलिए रखते हैं ताकि क्या प्रॉपर ब्रीथ कर सके पेशेंट, ट्रैकिया क्या प्रॉपरली ओपन हो सके, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। हेड क्या होगा, टिल्ड होगा, पीछे की तरफ होगा, इसलिए रीजन मैंने आपको बता दिया कि ट्रैकिया क्या है वाइडली ओपन हो सके। फिर उसके चेक को, ब्रीदिंग को हम लोग चेक करेंगे वो सांस कैसे ले रहा है। अगर उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग है तो वो ध्यान से सुनेंगे कैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, कंटिन्यूस सांस आती है। एग्नोनल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ये एग्नोनल ब्रीदिंग क्या होता है कि पेशेंट को ऐसी आपको एकदम हवा से सुनाई देगी पेशेंट के अंदर से, वो उस कंडीशन में होती है जब ब्रेन एक सिग्नल दे रहा होता है कि पेशेंट इज गोइंग टू डाई। उन दोनों के बीच में आपको अंतर समझना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो एग्नोनल ब्रीथ है ये आपको मैंने बताई एग्नोनल ब्रीदिंग, इसमें क्या होगा पेशेंट को हैवी और नॉइजी गैस्पिंग ब्रीदिंग आपको आएगी, मतलब हवा जैसे चल रही हो वैसे आएगी, बहुत हैवी होगी और बहुत उसमें आवाज होगी, ठीक है। तो ये साइन क्या है कि कार्डियक अरेस्ट होने वाला और ब्रेन में क्या है ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। फिर आप फटाफट किसे करोगे, कॉल करोगे जो एम्बुलेंस नंबर होता है उसको, या फिर कॉल 108, ठीक है। 30 कंप्रेशन, ये हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे।
मतलब 30 कंप्रेशन मतलब 30 बार कंप्रेशन देंगे और 2 नीचे आगे होगा 30:2 होता है इसका, मोस्टली मैं आपको बताऊंगी कैसे। आप कैसे दोगे? हर्ट के पास ऐसे रखोगे, लेफ्ट आर्म नीचे, राइट आर्म ऊपर, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जो हील होगा उससे कंप्रेस करेंगे हम डाउनवर्ड्स। और कितना डाउनवर्ड करना है, कितना डीप करना है? 1.5 to 2 इंच नीचे करना है। कंटिन्यूस करना है, फास्ट फास्ट 30 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक काउंट करना है। 30 बाद काउंट करने के बाद आप उसका माउथ ओपन करोगे, माउथ के बीच में कोई क्लोथ रखोगे, क्योंकि पेशेंट को अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, कोई डिजीज हुई तो आपको ना हो जाए। कोई बीच में माउथ के वो रखोगे, कोई हैंकरचीफ वगैरह। और पेशेंट का जो हेड है वो टिल्ड करोगे ऊपर की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ टिल्ड करके 2 इसमें हम लोगों ने ब्रीदिंग करनी, मतलब 30 कंप्रेशन फास्ट फास्ट, और 2 क्या है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। इसके बीच में हम लोग कोई ना कोई टॉवल, टॉवल नहीं, जैसे हैंकरचीफ वगैरह रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने तब तक करना है, तब तक क्या पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए, या फिर जब तक मेडिकल एड जो है या फिर एम्बुलेंस वगैरह ना आ जाए, ठीक है। और जब हम लोगों ने ये देना है तो हम उसकी माउथ, नोज जो है वो पिंच करेंगे, नोज को दबा के रखेंगे, माउथ ऐसे ऊपर, 20 ये रेस्क्यू और 30 कंप्रेशन, फास्ट फास्ट ये रिपीट करते रहना है जब तक क्या है, एम्बुलेंस ना आ जाए। और मेडिकेशन मैनेजमेंट जो हम लोग हॉस्पिटल्स में देते हैं, एड्रिनल देते हैं। ये मेन ड्रग यूज करती है रिसोसिएशन के लिए, कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को हुआ तो हम लोग एड्रिनल देते हैं। एट्रोपिन जो होती है वो सिंगल डोज देते हैं, 3 mg सफिशिएंट होती है। यह करती है कम्प्लीटली, एंड शुड यू बी यूज 1 इन केस ऑफ ए सिस्टोल। जब ए सिस्टोल हो गया तो हम लोग क्या है 1 डोज इसकी देते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट फॉर सिम्टम एंड ब्रेडिकार्डिया, किसी को ब्रेडिकार्डिया हो तब भी हम ये एट्रोपिन देते हैं। कितनी डोज होती है इसकी? 0.5 mg, ठीक है, और 1 mg, ठीक है, 0.5 mg टू 1 mg। एमियोड्रेवन जो होते हैं ये एंटी अरिथमिक ड्रग होती है, जैसे किसी को अरिथमिया हो रहा हो, हार्ट रेट प्रॉपर नहीं जा रही हो, तो उस हार्ट रेट को प्रॉपर करने के लिए क्या है, हम लोग ये एंटी अरिथमिक पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, अमियोडेरोन, ठीक है। ये था आपका CPR।